हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। वैसे तो आपको कहीं कोई डाउट आएगा नहीं, बट अगर आता भी है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आपके लिए खुले हुए हैं, वहाँ आप कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं। ये अपने नाम से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंट या वीक, यानी ऐसे डिसऑर्डर जहां आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो वीक हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, तो ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है जो वीक हो रही है? तो इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे हमारी बॉडी की डिसीज से या इन्फेक्शन से फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ऐसे डिसऑर्डर्स जहां आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स और दूसरा है सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। रिपीट अगेन, हमने इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, अनदर इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर्स जहां जो बच्चा होता है वो बाय बर्थ इम्यूनोडेफिशिएंट होता है, यानी इट इज कंजेनाइटल और इनहेरिटेड डिसऑर्डर। यानी जो बच्चा है वो बाय बर्थ क्या है? बाय बर्थ क्या है? इम्यूनो डेफिशिएंट है, इम्यूनो डेफिशिएंट है। अब इसका बाय बर्थ इम्यूनो डेफिशिएंट होने का जो रीजन है वो ये हो सकता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा हो मदर के यूट्रस में, तब वहां कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुआ हो, या फिर बच्चा मदर से या फादर से कोई म्यूटेटेड जीन लेके पास आउट हुआ हो, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चा बाय बर्थ ही क्या हो रहा है? इम्यूनो डेफिशिएंट हो रहा है। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी में जो हम डिसीज आगे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, वो है स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एंड सीविड, दैट इज कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी। वैसे तो हम इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट यहां आपके एक जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हैं। स्किड में क्या होता है कि जो आपकी इम्यून सेल्स होती हैं, लाइक आपकी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, इसलिए आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है। और सीविड में क्या होता है कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। बाकी इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है? तो सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी वो होती हैं जो आफ्टर बर्थ हमें देखने को मिले, यानी कि जो पेशेंट है या जो बच्चा है वो बाय बर्थ नॉर्मल पैदा हुआ था, पैदा होने के बाद उसकी जो इम्यूनिटी है वो डेफिशिएंट हुई है, तो दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ इन द लाइफ टाइम। ठीक है, अगर पैदा साथ लेके पैदा हुआ है इम्यूनो डेफिशिएंट, यानी जब से पैदा हुआ है तभी से इम्यूनो डेफिशिएंट है, तो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। लेकिन पैदा नॉर्मल हुआ था, बर्थ जो था उसका वो कैसा था? नॉर्मल था, लेकिन आफ्टर बर्थ क्या हुआ है? उसकी जो इम्यूनिटी है वो हो गई है वीक। अब आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी वीक हुई है उसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे जो मेन रीजन होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है इम्यूनिटी के वीक होने का, वो होता है माल न्यूट्रिशन। अच्छे से उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ द इम्यूनो डेफिशिएंसी इन द पॉपुलेशन इज माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो वीक कर देते हैं इम्यूनिटी को, जैसे कि आप जानते हैं HIV, एड्स। ठीक है, कैंसर का जो पेशेंट होता है उसकी भी इम्यूनिटी क्या होती है? वीक हो जाती है। और कैंसर के लिए जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कीमोथेरेपी, तो उस केस में भी क्या होता है? पेशेंट का जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? वीक हो जाती है। कैंसर और कीमोथेरेपी का डिस्कस हमने जो न्यूप्लेसिया वाली जो सीरीज है उसमें बहुत डिटेल में किया हुआ है। इन्फेक्शन जो है HIV और एड्स, इसको हम वायरस में बहुत डिटेल में, जब हम वायरस पढ़ाएंगे, रिट्रोवायरस वगैरह पढ़ाएंगे, HIV वायरस पढ़ाएंगे, तो वहां डिटेल में बात करेंगे। माल न्यूट्रिशन हम फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे। तो सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के जो टॉपिक्स हैं वो जगह जगह पे डिस्कस हो चुके हैं या होने वाले हैं। हमें जो फोकस करना है वो अभी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी पर फोकस करना है, यानी वो इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसे बच्चा साथ लेके पैदा होता है, जो बाय बर्थ होती है। तो जो हमारी प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी को हम तीन टाइप्स में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जो बच्चा है ना वो बाय बर्थ कैसा है? बाय बर्थ कैसा है? इम्यूनोडेफिशिएंट। या जो पेशेंट है वो बाय बर्थ इम्यूनोडेफिशिएंट है, तो उसको हमने 3 रीजन दे दिए, 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो उस पेशेंट के अंदर या उस बच्चे के अंदर जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनके मैचुरेशन में दिक्कत आ रही है। यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं, इनके एक तो प्रोलिफरेशन में दिक्कत आ रही है, यानी वो बन नहीं पा रही हैं और मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। तो पहला डिफेक्ट तो ये हो सकता है कि उसकी जो इम्यून सेल्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो बन नहीं रही हैं, मैच्योर नहीं हो पा रही हैं। दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि वो बन तो रही हैं लेकिन उनका एक्टिवेशन नहीं हो पा रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। तो यहां पे
फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन में दिक्कत थी, फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन में दिक्कत थी, बट यहां पे एक्टिवेशन और फंक्शन में दिक्कत है। बात समझ में आ रही है? तीसरा केस ऐसा हो सकता है कि किसी म्यूटेशन की वजह से उसके मल्टीपल ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हो, यानी कोई सिस्टमिक डिसीज हो सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बाय बर्थ अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसके 3 रीजन हमें देखने को मिल सकते हैं। 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया कि एक तो ये हो सकता है कि उसकी जो इम्यून सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनका फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन अफेक्टेड हो। दूसरा ये हो सकता है कि उनका एक्टिवेशन और फंक्शन में दिक्कत आ रही हो। तीसरा कोई सिस्टमिक डिसीज हो। इस लेक्चर में हमारा जो ये वाला पोर्शन है प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन वाला, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बी और सी टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हम पहला केस देखते हैं, हम फर्स्ट केस देखते हैं जहां हमें डिफेक्ट किस में देखने को मिल रहा है, लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में। तो यानी कि फॉर्मेशन और मैचुरेशन में दिक्कत आ रही है। किस में आ रही है? फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन में दिक्कत आ रही है। ये हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो एक्टिवेशन और फंक्शन वाला था, एक्टिवेशन और फंक्शन वाला और जो सिस्टमिक डिसीज था, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट्स मैचुरेशन। तो इसमें हमको 4 चीजें डिस्कस करनी है। वन इज स्किड, दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया। थर्ड इज बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम एंड फोर्थ इज डाइस जॉर्ज सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किड के बारे में। तो स्किड क्या है? जैसा कि ये नाम बता रहा है, एस फॉर सीवियर, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो देखो जैसा कि नाम से बता रहे हैं, सीवियर होगा मतलब फेटल है, इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब इसमें क्या होगी, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। कंबाइंड का क्या मतलब है? कंबाइंड का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी इम्यून सेल्स कंबाइंड, सारी की सारी इम्यून सेल्स आपको अफेक्टेड देखने को मिलेंगी। उस पर्सन की बी सेल भी अफेक्ट होगी, टी सेल भी अफेक्ट होगी, एनके सेल भी अफेक्ट होगी। यानी इन सारी सेल्स के मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन में क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। इनके फॉर्मेशन और मैचुरेशन में दिक्कत आती है। किन किन सेल के? बी सेल के, टी सेल के और एनके सेल्स के। अब इस स्किड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अगर मान लीजिए स्किड का जो कॉज है वो है एक्सेलर वैरायटी, यानी कि आपके एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसके पास कोई जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से स्किड हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, आपके जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं, कौन से? ऑटोजोमल क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ तो उसकी वजह से, उसको बोलते हैं एआर वैरायटी। क्या बोलते हैं? एआर वैरायटी। आपको पता है अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन में क्या होता है? मेल और फीमेल। तो मेल के अंदर क्या होता है? 44 प्लस XY एंड फीमेल के अंदर क्या होता है? 44 प्लस XX। तो जो आपके ये क्रोमोसोम है इनको तो हम बोलते हैं ऑटोजोम। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम। ठीक है, और ये हमारे क्या है? एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर आपके एक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम के जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सएलआर वैरायटी। और ये वाले क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम में अगर कहीं म्यूटेशन देखने को मिल रहा है तो इट इज कॉल्ड एआर वैरायटी, ऑटोसोमल रिसेसिव वैरायटी। इसमें इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो आपका एक्सएलआर वैरायटी होता है वो ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू एआर वैरायटी की। एक्सएलआर वैरायटी को डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एक्स क्रोमोसोम पे कोई जीन है, उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो वो कौन सा जीन है? ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं, सेल के ऊपर जो साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं, उनके अंदर एक चेन होती है जिसको हम बोलते हैं गामा चेन। तो इस गामा चेन का जो जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है। एक्सएलआर वैरायटी में क्या होता है कि सेल के सरफेस पे क्या होते हैं? साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं। इन साइटोकाइन रिसेप्टर में क्या होती है? गामा चेन होती है। इस गामा चेन के जीन के अंदर क्या देखने को मिलता है? म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्किड देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन से साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं? तो वो है इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 7 और इंटरल्यूकिन 15। ध्यान से सुनिएगा, अगर इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 15 के जो साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैं उनकी गामा चेन की सब यूनिट में अगर आपको म्यूटेशन देखने को मिलता है तो इट विल अफेक्ट एनके सेल, लेकिन अगर मान लीजिए आपके इंटरल्यूकिन 7 का जो साइटोकाइन रिसेप्टर है उसकी गामा चेन सब यूनिट में म्यूटेशन देखने को मिल रहा है तो इट विल अफेक्ट टी सेल के प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन में दिक्कत आएगी। और इंटरल्यूकिन 4 का जो साइटोकाइन रिसेप्टर है उसकी गामा चेन सब यूनिट में म्यूटेशन देखने को मिल रहा है तो ये अफेक्ट करेगा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। यहां आप अगर क्लियरली देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी एनके सेल अफेक्ट हो रही है और आपकी टी सेल अफेक्ट हो रही है। बी सेल आपकी कैसी है? नॉर्मल।
तो इसमें एक्सएलआर वैरायटी में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन अफेक्ट होता है, इसमें अफेक्ट होती है आपकी टी एंड एन के सेल, टी एंड एन के सेल अफेक्ट होती हैं, और आपकी जो बी सेल होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल रहती हैं। अब हम बात करते हैं एआर वैरायटी के बारे में। एआर वैरायटी में हमको 3 डिस्कस करने हैं। वन इज एडीए डेफिशिएंसी, अनदर इज जैक3 डिफेक्ट, एंड लास्ट वन इज रैग1 एंड रैग2 डिफेक्ट। एडीए डेफिशिएंसी बेटा देखो इसमें क्या होता है, एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है, इन तीनों में मोस्ट कॉमन क्या है, एडीए डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 20 पे एक जीन होता है, वो जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। तो इस जीन के म्यूटेशन होने की वजह से ये जो एंजाइम है एडेनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है, ये डेफिशिएंट हो जाता है, और इसके डेफिशिएंट होने से हमारी जो सेल्स हैं सारी की सारी, ध्यान से सुनना, सारी की सारी ऑल सेल अफेक्ट होती हैं। ना तो टी सेल, मतलब टी सेल, बी सेल, एन के सेल, तीनों सेल के अंदर हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है। तीनों सेल ना तो मैच्योरेट हो पाती हैं सही से, ना प्रोलिफरेट हो पाती हैं। तो एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी से हमारी जो सारी की सारी इम्यून सेल्स हैं, टी सेल, बी सेल और एन के सेल, इनके अंदर इनके मैच्योरेशन में और प्रोलिफरेशन में हमको इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैक3 डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जैक3 जीन होता है उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है। जैक3 जीन का जो रोल होता है वो किसमें होता है, साइटोकाइन्स जो होते हैं उनके डेवलपमेंट में। अब देखो साइटोकाइन डेवलप नहीं होंगे तो साइटोकाइन वाली कहानी यही तो है, साइटोकाइन वाली। साइटोकाइन जब अगर सही से डेवलप नहीं होते हैं तो कौन सी सेल्स अफेक्ट होती हैं, टी सेल और एन के सेल। तो इस केस में कौन सी सेल अफेक्ट होंगी, टी सेल और एन के सेल। अगेन यहां क्या होगा, बी सेल नॉर्मल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट, रैग1 और रैग2। तो रैग1 और रैग2 क्या है, रैग का क्या मतलब है, रैग का मतलब है रिकॉम्बिनेंट एक्टिवेशन जीन। इस जीन का जो रोल होता है वो होता है बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर के डेवलपमेंट में। आपको पता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं बीसीआर, दैट इज बीसीएल रिसेप्टर, और टी सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर। इनके डेवलपमेंट में क्या होता है, इस रैग1 और रैग2 जीन का रोल होता है। अगर ये जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये जो रिसेप्टर हैं ये सही से वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो दोनों की सेल हैं, बी सेल और टी सेल, इन दोनों में इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट यहां आपको एन के सेल जो है वो नॉर्मल देखने को मिलेंगी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एक्सएलआर वैरायटी। तो एक्सएलआर वैरायटी में हमने ये देखा कि आपकी टी सेल और एन के सेल अफेक्टेड थी, क्या थी, अफेक्टेड थी, लेकिन अफेक्टेड, ठीक है। और आपकी बी सेल क्या थी, नॉर्मल, बी सेल क्या थी, नॉर्मल थी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी आपसे ऑटोजोमल रिसेसिव वैरायटी, एआर वैरायटी। तो एआर वैरायटी में हमारे 3 केस थे। पहला केस था एडीए वाला। अच्छा, एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो तीनों में दिक्कत आएगी, बी सेल में भी दिक्कत आएगी, टी सेल में भी दिक्कत आएगी और एन के सेल में भी दिक्कत आएगी। दूसरा हमारा क्या था, जैक3 डिफेक्ट। जैक3 में भी वही था, साइटोकाइन की दिक्कत थी। और साइटोकाइन की दिक्कत कहां थी, यहां भी थी। तो साइटोकाइन की जब दिक्कत होती है तो टी और एन के सेल तो अफेक्टेड होती है, बी सेल जो हमारी होती है वो नॉर्मल होती है। तीसरा केस कौन सा था, रैग1 और रैग2 वाला। अब रैग1 रैग2 किसके लिए चाहिए, बी सेल और टी सेल के रिसेप्टर के लिए। तो बी सेल और टी सेल तो अफेक्ट होंगी, यहां पे हमारी एन के सेल क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो अब आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। इस चार्ट को बना लीजिए एक साइड में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कौन अफेक्ट होगा कौन अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अगर आप लॉजिक समझेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लॉजिक ये था कि यहां पे रैग1 और रैग2 किस में काम आ रहे थे, रिसेप्टर में काम आ रहे थे, बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर में। तो बी और टी अफेक्ट होंगी ना, फिर एन के क्यों अफेक्ट होगी। जैक3 की बात करो, जैक3 में क्या था, साइटोकाइन की दिक्कत थी। तो साइटोकाइन की दिक्कत तो यहां भी थी, और साइटोकाइन की यहां दिक्कत होती है वहां टी और एन के अफेक्ट होते हैं, बी सेल नॉर्मल रहता है। तो टी और एन के अफेक्ट होंगे, बी सेल नॉर्मल। और एडीए एंजाइम नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए सारी सेल अफेक्ट हो गई। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हमने इसके डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे ब्रूटॉन्स हाइपोगामाग्लोबुलिनिया, बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम और डाइसजॉर्ज सिंड्रोम। तो चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं ब्रूटॉन्स सॉरी अभी हमें क्लिनिकल फीचर भी स्टडी करने हैं। तो इस किट के क्लिनिकल फीचर्स हम देखते हैं। तो इस किट के क्लिनिकल फीचर्स क्या है, मोर्बिलिफॉर्म रेसेस हैं, यानी जो बच्चा होगा उसके फेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड रेसेस देखने को मिलेंगे। और ये रेड रेसेस क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मैटरनल टी सेल्स हैं वो अटैक करती हैं ऑन द फीटल स्किन। साथ ही साथ निमोनिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। और जो निमोनिया होगा वो कई तरह का देखने को मिलेगा, न्यूमोसाइटिक निमोनिया देखने को मिल सकता है या सीएमवी निमोनिया देखने को मिल सकता है। ये दोनों क्या है, बेसिकली क्या होता है, इस किड में जो पेशेंट होता है उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो डेफिशिएंट हो जाती है। और जब इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाती है तो जो इन्फेक्शन है उनको चांस मिल जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा चांस का जो फायदा उठाते हैं वो है एक फंजाई है जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई, वो फायदा उठाती है और निमोनिया कॉज कर देती है। वहीं एक वायरस है वो भी देखता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी है, चलो चलते हैं काम करते हैं। तो यहाँ एक वायरस है साइटोमेगालो वायरस,
तो स्किड वाले पेशेंट में ये दोनों अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं और पेशेंट के अंदर निमोनिया कर देते हैं। स्किड के अगर मैं ट्रीटमेंट स्किड के मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो स्किड वो पहली डिसीज है जिसमें जीन थेरेपी यूज हुई थी। तो स्किड इज द फर्स्ट डिसीज जिसमें जीन थेरेपी अप्लाइड हुई थी। तो जीन थेरेपी हमने किस जीन के लिए की थी, याद करो, गामा सब यूनिट चेन के बारे में बात किया था हमने, साइटोकाइन रिसेप्टर की इन द एक्सएलआर वैरायटी ऑफ स्किड। तो वो जो गामा सब यूनिट थी उसके लिए हम जीन थेरेपी की थी, बट इस उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि जब हमने इसको अप्लाई किया तो टी सेल्स का प्रोलिफरेशन देखने को मिला, यानी पेशेंट के अंदर ल्यूकेमिया देखने को मिला, ब्लड कैंसर देखने को मिला। यानी स्किड का ट्रीटमेंट कर रहे थे, ब्लड कैंसर लेके आ गए, कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। अब जो यूज करते हैं वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और जो एंजाइम कौन सा है, एडीए एंजाइम, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं। तो ये तो हमने बात करी स्किड के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट बात करने वाले हैं किसके बारे में, ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया। ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया अपने नाम से ये भी खुद को डिफाइन करता है। हाइपो मतलब डिक्रीज, गामा ग्लोबुलिन यानी कि आईजीजी, और ईमिया मतलब ब्लड। तो यानी आपके ब्लड में जो आईजीजी वाली एंटीबॉडी हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ब्लड में आईजीजी एंटीबॉडी कम हो रही है, दिस इज ब्रूटॉन्स हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया। इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स। अच्छा, क्या हो रहा है, आईजीजी कम हो रही है, एंटीबॉडी कम हो रही है। ये एंटीबॉडी बनती किससे, प्लाज्मा सेल से, और प्लाज्मा सेल को कौन बनाता है, बी सेल बनाती है। यानी कहीं ना कहीं बी सेल के अंदर डिफेक्ट है, तभी तो एंटीबॉडी नहीं बन रही है। अच्छा, बी सेल के अंदर डिफेक्ट क्या आ रहा है, तो वही बात कि बी सेल मैच्योर नहीं हो पा रही है। मैच्योर क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैच्योर होने के लिए, इमेच्योर से मैच्योर होने के लिए एक जीन की जरूरत पड़ती है। उस जीन का नाम है बीटीके जीन। क्या नाम है, बीटीके जीन। ये बीटीके जीन जो होता है ये एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है ब्रूटॉन्स टायरोसिन काइनेज एंजाइम। जब ये ब्रूटॉन्स टायरोसिन काइनेज एंजाइम एक्ट करता है इमेच्योर बी सेल पे, तो ये मैच्योर बी सेल में कन्वर्ट होती है। और आपको पता है जब तक मैच्योर बी सेल अगर नहीं बनेंगी, अगर मैच्योर बी सेल नहीं बनेंगी तो क्या होगा, अगर बी सेल ही नहीं बनेंगी तो प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी, और प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगी तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो अब एंटीबॉडी नहीं बन रही है। अब एंटीबॉडी अगर किसी इंसान के अंदर नहीं बन रही है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी, वो प्रोन हो जाएगा इन्फेक्शन के लिए, उसके अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा। साथ ही साथ जो एंटीबॉडी सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है इस केस में वो है आईजीजी एंटीबॉडी, और आईजीजी एंटीबॉडी अफेक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी तो आईजीजी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन का, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आईजीजी बनी नहीं रही है। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, याद करो, जो भी पैथोजेंस होते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है एक प्रोटीन की, ऑप्सोनिन नाम की, ताकि हमारी इम्यून सेल्स इसको पहचान सके। दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन। ये प्रोसेस आईजीजी करती है एंड गेट अफेक्टेड। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो जितने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो अपना फायदा उठाएंगे। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो है एंटेरोवायरस इन्फेक्शन। एंटेरोवायरस फैमिली जो है उसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है, पोलियो वायरस इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इको वायरस इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, या कॉक्सैकी वायरस इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी इतनी डेफिशिएंट है उसमें लाइव वैक्सीन जैसे पोलियो वैक्सीन देने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है कि वो उसको नहीं देनी है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड, दैट इज बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम में क्या होता है, टी सेल अफेक्ट होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, हाइपोगामा ग्लोबुलिनेमिया, ब्रूटॉन्स सिंड्रोम में इसमें क्या हो रही थी, बी सेल अफेक्ट हो रही थी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम, इसमें आपकी टी सेल अफेक्ट हो रही है। बेसिकली क्या होता है, टी सेल के सरफेस पे जो क्लास सेकंड एमएससी जीन होता है उसका एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। क्लास सेकंड एमएससी जीन के एक्सप्रेशन के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होता है उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है। रिपीट अगेन, क्लास सेकंड एमएससी जीन के एक्सप्रेशन के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए होता है, उसके अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्लास सेकंड जो एमएससी जीन है वो प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी टी सेल्स होती हैं उनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और आपको पता है कि जो हमारी टी सेल्स होती हैं वो हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, सेल्यूलर इम्यूनिटी। और टी सेल्स रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 4 जो जाके बी सेल पे एक्ट करता है, और बी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं, और एंटीबॉडी हमें क्या देती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो अगर टी सेल अफेक्ट हो रही है तो जो आपकी सेलुलर इम्यूनिटी है उस पर तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। कैसा पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सो दिस इज बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट, दैट इज डायजियोर्ज सिंड्रोम। तो जो आपका डायजियोर्ज सिंड्रोम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी बोला जाता था पहले।
इसमें क्या होता है, जो आपकी क्रोमोसोम नंबर 22 की जो आपकी लॉन्ग आर्म होती है, उस लॉन्ग आर्म में एक जीन होता है जिसको बोलते हैं TBX1 जीन, इसका डिलीशन हो जाता है। इस जीन का डिलीशन होने की वजह से जो आपके थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस होते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, वो डेवलप नहीं होते हैं। इनसे फॉर्मेशन होता है थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड का। तो अगर ये पाउचेस ही डेवलप नहीं हुए हैं तो पेशेंट जो होगा उसके अंदर थाइमस और पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बनेंगे। जब ये नहीं बनेंगे तो आपको पता है थाइमस तो मेन साइट होती है मैच्योरेशन की टी सेल्स की, तो टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होगा तो आपको थाइमिक एप्लेजिया देखने को मिलेगा और टी सेल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर पैराथायराइड ग्लैंड नहीं बना है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और पैराथायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी ब्लड में, जिसको हम बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया। साथ ही साथ पेशेंट का जो आपका फेस है उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें देखने को मिलेंगी। पेशेंट के फेस में एबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलती है, क्लेफ्ट इन लिप देखने को मिलता है और क्लेफ्ट इन पैलेट देखने को मिलता है, कटा हुआ लिप्स, ठीक है, एंड क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। फॉर्मली इसको हम बोलते थे वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, जहां वेलो का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है उसको बोलने में और फीडिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसका जो पैलेट है वो फटा हुआ है और उसका लिप भी क्या है, फटा हुआ है। कार्डियो मतलब ये है कि उसके अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड इंटरप्टल ऑर्टिक आर्च। फेशियल का मतलब यह है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक फेशियल अपीयरेंस होगी, लॉन्ग फेस होगा, प्रोमिनेंट नोज होगी, स्मॉल माउथ होगा और अलमोंड शेप आइज होगी। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक डिस्कस किया है आपके साथ ये डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट मैच्योरेशन, कि लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में जो डिफेक्ट होते हैं तो वो सारी डिसीज हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट इन लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड फंक्शन एंड सिस्टमिक डिसीजेस। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।